हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अभी तक आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा खत्म कर दिया होगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो, चाहे क्लास आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले हैं, क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा नेशनल इनकम में, ऐसी सारी चीजें क्लास मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। हमारी तरफ से क्लास इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट है। और मेरी कोशिश यह है कि आज और कल के दिन हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खत्म कर दें अच्छे से। तो आओ, आज मैं तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 चैप्टर करा रहा हूं, और कल हम लोग क्लास बाकी 4 चैप्टर खत्म कर लेंगे, आईडी खत्म कर लेंगे। उसके बाद भी हमारे पास 2 दिन बच जाएगा, 16 तारीख और 17 तारीख। इन 2 दिन के अंदर मॉक टेस्ट हम लोग बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हम देखेंगे, डेट डाटा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब कुछ कर लेंगे। और 18 तारीख को जब आप पेपर देने जाओगे, उसी दिन सुबह 5 बजे मैं लाइव आऊंगा और आपका पूरा का पूरा रिवीजन शुरू से लेके एंड तक, इंडियन हो मैक्रो हो, हर एक पॉइंट को टच करूंगा, ताकि आप जब क्लास एग्जामिनेशन में जाओ तो वो सारी बातें आपको याद रहे। और जब आप अपने बस में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर होना, तब आपके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस दिखे और खुशी खुशी आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओ। ठीक है, तो आज मैं ये 4 चैप्टर करा रहा हूं, और मुझे आप सबसे प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन में रिटर्न में कि आप इन 4 चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लोगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हर चैप्टर 4 से 5 नंबर तक का वेटेज रखता है, कोई 6 का, कोई 5 का, कोई 4 का, इस तरीके से वेटेज रखता है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि हर एक चीज से पूछा है क्वेश्चन, बट मैं रिवीजन कराऊंगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले एक बैटल लड़ा गया जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लाजे। कब लड़ा गया क्लास? 23 जून 1757, चला क्लास 15 अगस्त 1947 तक। इसका बेसिक पर्पस जो था वो ये था कि इंडिया से सारे के सारे रिसोर्सेज को ले जाना अपनी कंट्री में, ब्रिटेन में, और वहां पे कारखाने लगाना। इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उन्होंने क्लास इंडिया को एज ए फीडर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? अंग्रेजों के आने से पहले क्लास हमारी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे। हम क्लास, हमारे पास हर चीज भरपूर मात्रा में थी, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे। इंडिया रिच इन टर्म्स ऑफ फूड एंड ग्रेन। हमारे पास फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड अदर फूड क्रॉप का सफिशिएंट भंडार था। 85% तक लोग अंग्रेजों के आने से पहले खेती बाड़ी किया करते थे, और मेन सोर्स ऑफ क्लास जो इनकम था वो एग्रीकल्चर से ही था। सब लोग खेती बाड़ी करते थे। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो बहुत वेल नोन था, बहुत पॉपुलर था। चाहे वो प्रीशियस स्टोन हो, चाहे कढ़ाई बुनाई का काम हो, ये सारी चीजें, हैंडक्राफ्ट, पेंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉटन साड़ीज, ये सारी की सारी चीजें क्लास हमारे यहाँ पे बहुत पॉपुलर थी। हमारी क्राफ्टमैनशिप पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर थी। हम लोग ये सारी चीजें एक्सपोर्ट भी किया करते थे। बट अंग्रेजों के आने के बाद इन सारे सेक्टर में गिरावट देखने को मिला। ये है क्लास हैंडीक्राफ्ट का काम, जिसको आप मतलब देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हो कितना सुंदर, कितना प्यारा काम था हैंडीक्राफ्ट का, वेल पॉपुलर था। बट अंग्रेज आए और उन्होंने क्लास हमारे पूरी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया हर एक सेक्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने खराब कैसे किया। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जमींदार थे उनसे बोला गया कि आप किसानों से जितना ज्यादा काम कराओ कराओ, उनको जितना शोषण करो करो, बट हमें जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो अंग्रेज थे, उनको बोला गया भैया हमें, उन्होंने बोला हमें भैया प्रॉपर टैक्सेस देते रहना। बहुत शोषण हुआ किसानों का जमींदारी राज में, और क्लास सारा का सारा टैक्सेस लगान के फॉर्म में सरकार वसूलती रही। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सरकार ने बोला कि भैया आप लोग खेतीबाड़ी करो कैश क्रॉप की, फूड क्रॉप को नहीं। फूड क्रॉप की खेतीबाड़ी मत करो, मतलब अनाज मत उगाओ, आप लोग कैश क्रॉप, कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो, ये चीजें उगाओ, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया, मुनाफे के लिए काम करने लगे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जमीन ज्यादा होने के बावजूद जो आउटपुट था वो बहुत लो था, क्योंकि कीड़े मकोड़े फसल को खा जाते थे। कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें थी ही नहीं। कोई नई तकनीक हमारे पास नहीं थी। ट्रैक्टर, मशीनरी, ये मशीनरी, परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर, ये सब नहीं था हमारे पास, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी जो उपज थी, जो पैदावार थी, वो बहुत कम थी। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी ने भी इस एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, ना गवर्नमेंट, ना किसी बिजनेसमैन ने, किसी ने कोई क्लास इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट हो गया था, बर्बाद हो गया था।
अच्छा, ये सारी चीजें हैं क्लास, जो जूट बोलते हो ना क्लास, ये जूट है, कॉटन है, इंडिगो, ये सारी क्लास फसल है। इसकी फोटो देख सकते हो आप ताकि माइंड में याद रहे। एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ क्लास पार्टीशन का? एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान जब क्लास अलग हुआ, मतलब पाकिस्तान जब अलग हुआ और फिर बाद में बांग्लादेश भी अलग बना, उस सब पार्टीशन से हुआ क्या क्लास, ज्यादातर एरिया जो क्लास हाईली इरिगेटेड फर्टिलाइज लैंड था वो चला गया क्लास पाकिस्तान में, और जूट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वो क्लास वो सारा का सारा एरिया ईस्ट पाकिस्तान में, जब ऑलमोस्ट द होल jute producing area become of East Pakistan, now Bangladesh. India jute good industry, which had enjoyed a class world monopoly so far, suffered a heavy loss for lack of raw material. Jute industry को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पार्टीशन से। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर के 4 पॉइंट आपने पढ़ लिए। नाउ मूव टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्लास डिक्लाइन आया। बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी सरकार लेके आई, क्या कि अगर आप, ये है ब्रिटेन और ये है क्लास इंडिया, अगर आप इंडिया से कोई भी फिनिश गुड्स अगर आप बाहर भेजोगे उस पर हैवी टैक्स लगेगा। ब्रिटेन से कोई फिनिश गुड्स अगर इंडिया में आ रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि हमारा सामान अंग्रेजों के पास जाएगा तो बहुत टैक्स लगेगा, महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लास जितने कारखाने थे यहाँ फिनिश गुड्स के वो सारे के सारे बंद हो गए। ये हमें नुकसान हुआ। हमारा 100 रुपए का सामान है, आप 100 रुपए टैक्स ले लोगे तो अंग्रेजों को ये सामान या किसी भी कंट्री को ये सामान पड़ेगा 120 का, वो लोग क्यों खरीदेंगे, सॉरी 200 का पड़ेगा, वो क्यों खरीदेंगे इसको। और ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स आ रहा था बहुत चीप रेट पे आ रहा था, उस पर कोई टैक्स नहीं था। तो यहाँ पे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस गुड्स था ना उसकी वैल्यू खत्म हो गई, और फॉरेन गुड्स, मशीन मेड गुड्स ने जो है टफ कंपटीशन दिया इंडियन जो ब्रांड थे, इंडियन गुड्स थे उसको। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी सरकार लेके आई जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। एडवर्स इंपैक्ट क्या हुआ उसका, बेरोजगारी होने लगी और हम लोग फॉरेन गुड्स पे डिपेंड होने लगे। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पे कारखाने इसलिए नहीं खुलते थे, हमारे यहाँ पे मशीनरी ही नहीं थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी ही नहीं, मशीन हमारे यहाँ थी ही नहीं। मजबूरी में हमारा अनाज वो लेते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे, वापस हमको बेचते थे, हमसे कॉटन ले जाते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे, वापस हमको बेचते थे। अगर ऐसा ना करते, हमारे यहाँ कारखाना बना देते तो हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलता और पैसा हमारे देश में रहता, लेकिन ऐसा नहीं किया। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज वेरी लो। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी तीनों सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से मिलकर बनता है, चाहे प्रोडक्ट, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो। बट उस टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत ही खराब था, बहुत ही कम था, और सरकार भी क्लास ध्यान जो दे रही थी वो क्लास बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी इंडस्ट्री की तरफ। सरकार ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन पे ध्यान दे रही थी। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में सरकार ने कोई योगदान नहीं दिया, ना ही एग्रीकल्चर को डेवलप करने में कोई योगदान दिया। फॉरेन ट्रेड, हम जो इंडिया बन गया था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे और प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे। एक अच्छी चीज थी उस समय, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था क्लास, सरप्लस। एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट किसका, रॉ मटेरियल का, इंपोर्ट किसका, फिनिश गुड्स का। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो पैसा आएगा हमारे पास। इन्होंने इस पैसे को भी अपने काम में इस्तेमाल किया, हमारा सामान बेचा, मुनाफा कमाया, उस पैसे को भी अपने काम में लगा दिया। उस पैसे से क्लास वर्ल्ड वॉर 2 के फाइट लड़ी गई, उस पैसे से क्लास कॉलोनियल स्टाफ को पेमेंट की गई, इनविजिबल सर्विसेज को बाहर से मंगाने में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, ब्रिटेन ने क्लास लगभग 50% ट्रेड ब्रिटेन को हो रहा था इंडिया का। 1859 से 1869 में स्विस कनाल बना। स्विस कनाल इजिप्ट की सरकार ने बनाया, कब कंप्लीट हुआ, 1869 में। स्विस कनाल एक ऐसा कनाल यहाँ पे बना जिसकी वजह से क्लास मुंबई से यानी इंडिया से जो भी क्लास सामान जा रहा था लंदन तक, उसका रूट बहुत छोटा हो गया। अब इस छोटे रूट होने की वजह से क्लास दबादब इंडिया से माल उठाकर क्लास अपने देश में लेके जा रही थी ब्रिटेन की, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो यहाँ से सारा का सारा माल उठा के यहाँ तक अपने देश में लेके जा रही थी। शॉर्ट में रास्ता छोटा हो गया, खर्चा कम आया, तो क्लास बहुत सारा सामान लिया। इंडिया का 50% ट्रेड अकेले ब्रिटेन को हो रहा था, बाकी श्रीलंका, चाइना, ठीक है, पर्सिया, इन सबको हो रहा था बाकी सारा ट्रेड, ठीक है। बेसिकली सीलोन जो है पर्शिया ईरान का दूसरा नाम है, और जो सीलोन है वो आपका श्रीलंका का जो दूसरा नाम है वो सीलोन है, ठीक है। ड्रेन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक्सपोर्ट सरप्लस जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया उसका जो पैसा आया वो भी क्लास इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट सरप्लस को वो इन्होंने ड्रेन कर दिया। मैंने बताया आपको, लिस्ट बताई तीन जगह पे, वहां पे इनविजिबल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में, बाहर से इंपोर्ट करने में, कॉलोनियल स्टाफ को पेमेंट करने में, और वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में इस पैसे को इन्होंने क्लास यूज किया। ये था फॉरेन ट्रेड।
अगला डेमोग्राफिक कंडीशन, ध्यान रखना डेमोग्राफिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है बिकॉज 1921 के बाद इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया, जहां से इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं, हमेशा क्लास 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली गई, ठीक है। और ऑफिशियल सेंसस पहला आया था 1881 में, और हर 10-10 साल में क्लास ऑफिशियल सेंसस आता है। पिछला तो क्लास 2021 का था, उससे पिछला 2011। हालांकि 21 का पूरी तरीके से सेंसस अभी आया नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है। द फॉलोइंग शोज द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या क्या चीज शो होती है? हाई बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, यानी कि हर 1000 में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर 1000 में कितने लोगों की डेथ हो रही है, ये दोनों हाई थे। 48 और 40 पर 1000, हर 1000 में से 48 लोग पैदा हो रहे थे और 40 लोग जो है वो मर जा रहे थे। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, बहुत कम था, जस्ट 16%, महिलाओं का और कम, जस्ट 7%। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की जो एक्सपेक्टेंसी थी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी, इंसान ऑन एन एवरेज 32 साल ही जीता था। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बहुत ज्यादा था, वो बच्चे जिनकी एज विद इन 1 ईयर है और उनकी डेथ हो जाती है, 1 साल के बच्चों की जो डेथ हो जाती है, 1 साल के बच्चों को बोलते हैं इन्फेंट, और उनकी डेथ हो जाना, दिस इज कॉल्ड इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, वो बहुत हाई थी क्लास। 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो उसमें से टीकाकरण की कमी की वजह से, या फिर क्लास वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण तो वही हो गया, वैक्सीनेशन ना मिलने की वजह से, प्रॉपर केयर मेडिसिन ना मिलने की वजह से, प्रॉपर प्रिकॉशन ना मिलने की वजह से लगभग 218 बच्चों की वहां पे डेथ हो जाती थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मोर देन 20% बच्चों की डेथ हो जा रही है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, अलग अलग लोग कहाँ पे काम कर रहे थे। 1951 की डेटा की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में लगभग 70% लोग काम कर रहे थे, सेकेंडरी टर्चरी में जस्ट 30%, ठीक है, या 75 बोल लो और 25 बोल लो। सेकेंडरी में 10% लोग और टर्चरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में 17% लोग काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है क्लास की तीनों सेक्टर का ग्रोथ बराबर नहीं है, प्रीडोमेन से ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी ही कर रहे हैं। डिपेंडेंसी 75% अराउंड लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, बाकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। अनबैलेंस ग्रोथ, तीनों सेक्टर एक जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ग्रोथ जो है वो अनबैलेंस है। रीजनल वेरिएशन, कुछ स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन लोगों ने क्लास कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर करना कम किया और धीरे धीरे अपनी आबादी को, अपने वर्क फोर्स को इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करना चालू किया। वेयर एज अदर स्टेट्स, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, वो खेतीबाड़ी ही कर रहे थे टिल एंड, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो भी अच्छा नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ रेलवेज और कम्युनिकेशन को ही डेवलप किया अंग्रेजों ने। रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ क्लास? 1850, चली कब थी? 1853, बट रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ है पूछा आता है? 1850, 1900 नहीं 1850। और कम्युनिकेशन में पोस्ट आम जनता के लिए और टेलीग्राफ सरकारी कामों के लिए सरकार लेके आई, ये भी अपने फायदे में। रेलवे आया, उससे पूरे इंडिया का बजट बिगड़ गया, तो रेलवे को भी इसलिए लाया गया क्लास ताकि गांव-गांव से अनाज जो है वो कलेक्ट करके क्लास बंदरगाह तक, पोर्ट तक ले जा सके। तो कुछ सड़कें बनवाई, रेलवे बनवाया, ये सारी चीजें क्लास सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, ये 2 मेन डेवलपमेंट किया, इसके अलावा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। रेलवे आने का फायदा भी हमें बहुत हुआ, लोगों का जो दूर दराज का डिस्टेंस था वो खत्म हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ गुड्स का हो चाहे सामान का हो, कहीं दूर जाना है, कहीं पे मान लो आंधी तूफान आ गया, सुनामी आ गई, वहां पे अनाज नहीं है लोगों के पास, फसल खराब हो गई, तो रेलवे के थ्रू वहां पे फसल अनाज पहुंचाया जाता था, ये फायदा हो गया। रेलवे के आने से मार्केट भी एक्सपेंड हो गया, कहीं किसी स्टेट में कोई अनाज उग रहा है, कुछ चीज उग रहा है, तो वो दूसरे स्टेट में भी आसानी से बेचा जाने लगा, तो मार्केट फैसिलिटी जो है वो बढ़ गई, चीजें क्लास हर जगह जो है बिकने लगी। ये सब फायदा हुआ रेलवे का। बाकी अंग्रेज आए, उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया, लेकिन नुकसान करते करते भी कुछ ना कुछ फायदा वो हमारा कर गए, जैसे रेलवे लेके आए। तो फायदा क्या होगा? हमें हमको मारपीट के प्रोडक्शन कराया गया, बट कहीं ना कहीं क्लास फूड ग्रेन में हमें सेल्फ सफिशिएंसी अटेन की गई। ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा माध्यम मिला रेलवे के थ्रू। इकोनॉमी, मॉनेटरी इकोनॉमी शिफ्ट होने लगी, बिकॉज पहले बार्टर सिस्टम चलता था, सरकार ने बोला कैश क्रॉप उगाओ तो हम तुम्हें कैश देंगे, एक मॉनेटरी इकोनॉमी आने लगी। चेक्स ऑन फेमाइन, यानी जो सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे फूड फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे अनाज की कमी पड़ रही है, वहां पे क्लास अनाज रेलवे के थ्रू पहुंचाया जाता। सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना बनाया हमें मिल गया। अंग्रेजों के रूल्स गलत थे, लेकिन सरकार जो रूल सेटअप बनाया गया था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, वो हमें बना बनाया मिल गया, जिसका क्लास हमारी सरकार ने आगे फायदा उठाया। तो ये विरासत में हमें मिला। हमारे पॉलिटिशियंस को, प्लानर्स को ये काफी हेल्प किया। पार्लियामेंट हो गया, क्लास सुप्रीम कोर्ट है, वो सारी चीजें क्लास बनी बनाई थी, जिसके बाद क्लास काफी फायदा हुआ हमारी सरकार को। तो ये था पहला चैप्टर। आई होप एक क्विक रिवीजन मैंने नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आई होप दे दिया आपको कंप्लीट। इसी तरीके से पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और एग्जाम से पहले सुबह लाइव आऊंगा और तुम्हारे सारे डाउट्स लूंगा, और ऐसे आपको पूरा सिलेबस अगेन रिवीजन कराऊंगा। जितना रिवीजन करो उतना बेस्ट है, सीयूईटी के लिए भी और 12th के लिए भी, ठीक है।
सेकंड, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो यार, तीन मेजर प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी में आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन सा सामान बनाना है और उसे किस क्वांटिटी में बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्लास किस टेक्नोलॉजी से बनाना, लेबर इंटेंसिव से काम करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव से। और फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाना है, आपके कस्टमर कौन होंगे, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कौन यूज करेगा, यानी वो रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, कौन लोग हैं। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, दीज आर थ्री मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। Of what to produce, how to produce, and for whom to produce. If these decisions are taken by the private producers, are taken by the businessman, this is called capital economy or market economy or capitalism. If these decisions, what to produce, how to produce, and for whom to produce, are taken by government, this is called socialistic economy or socialism. When the decision related to what to produce, how to produce, and for whom to produce are taken by both government or class private sector, this is called mixed economy, or India is a mixed economy, right? अब हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद सरकार को डिसाइड करना था देश कैसे चलाना है, तो सरकार क्लास इकोनॉमिक प्लानिंग लेके आई। मतलब ओवरऑल कंट्री को डेवलप करने के लिए पंचवर्षीय योजना लेके आई सरकार, 5-5 साल के इंटरवल पे सरकार योजना लेके आई कि इस 5 साल में हम क्या डेवलपमेंट करेंगे, फिर अगले 5 साल में क्या 5 ईयर में क्या डेवलपमेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड 5 ईयर प्लान। तो जो 5 ईयर प्लान है, कब आया क्लास 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन का जो गठन हुआ, सेटअप हुआ, वो 1950 में हुआ। ध्यान रखना 1950 पहला प्लान आया था, 1 अप्रैल 1951। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के। ध्यान रखना प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है क्लास, नरेंद्र मोदी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देना क्लास, एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन इकोनॉमी, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार देना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन 1951। जो पहला 5 ईयर प्लान है वो कब लॉन्च हुआ, 1951 में, जबकि प्लानिंग कमीशन तो 1950 में ही फॉर्म हो गया था। पहला प्लान चला 1951 से 1956। और 12वें नंबर का प्लान जो था, 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान रनिंग फ्रॉम 2012 टू 2017, इंडियाज लास्ट 5 ईयर प्लान। प्लान हॉलिडे की बात करें, 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969, ये 3 ईयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास प्लान हॉलिडे। ये 3 साल क्लास प्लान हॉलिडे रहा ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में कुछ लड़ाई भी चल रही थी इंडिया पाकिस्तान का, तो उस सिचुएशन में वो हमारे ये प्लान जो है फेल हो गया, इसको प्लान हॉलिडे कहा जाता है। जस्ट फॉर डेटा एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता इसका इतना डीप टच करेगा, बट हाँ नोट्स में है, आप देख लेना। प्लान विच इज टू बी अचीव ओवर अ 20 ईयर्स, कुछ प्लान ऐसा होता है जो 20 साल में, 5 साल में गरीबी हटाओ वाला प्रोग्राम नहीं लगा सकते ना, 20 साल लगेगा, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। प्लानिंग कमीशन को क्लास 2015 में 1 जनवरी 2015 को आया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग में जितने भी क्लास चीफ्स हैं, सीएम है, ठीक है, एलजीज हैं, अलग अलग यूटीज के, वो सब मिलते हैं प्रधानमंत्री के साथ और मिलकर डिसीजन लेते हैं कि भाई किस किस तरीके से हम डेवलप करेंगे। इसको बोलते हैं एक थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है नीति आयोग। क्या कहा जाता है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग को। ठीक है, कब आया, 1 जनवरी 2015। रिप्लेस किया क्लास किसको, प्लानिंग कमीशन को। अब प्लानिंग कमीशन नहीं चलता और इसके भी जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं क्लास, नरेंद्र मोदी, यानी कि देश के प्राइम मिनिस्टर। लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट में याद करना जैम्स, जी फॉर ग्रोथ। देखो माना जाता है कि अगर देश तरक्की करेगा तो देश के लोग भी तरक्की करेंगे, देश की जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा योगदान भी प्रोडक्शन में बढ़ेगा, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी इनकम होगी। आज हमारे यहाँ सड़क है, बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधा है, ऑनलाइन चीज़ें घर पे आ जाती हैं, वर्क फ्रॉम होम लोग कर लेते हैं, ये सारी फैसिलिटी है शहर में, इसलिए शहर में लोग पैसा कमा पा रहे हैं। गाँव में ये फैसिलिटी नहीं है, गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से गाँव में क्लास इतनी अर्निंग पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से शहर में ज़्यादा भीड़, गाँव में कम भीड़। समझ रहे हो बात को? तो वो फैसिलिटी अगर सरकार दे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटी अगर क्लास सरकार दे तो लोग भी तरक्की करेंगे। तो ये है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो देश के लोग भी ग्रो करेंगे। अगला है इक्विटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या, गरीब के बीच का जो फासला है ना वो कम करना, अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूल के गरीब लोगों को सब्सिडी देना, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। मॉडर्नाइजेशन क्लास, आप सबको पता है हर कोई क्लास एक मॉडर्न आउटलुक चाहता है, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया जाए,
एग्रीकल्चर में भी क्लास टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे आप घर बैठे बैठे क्लास आज आप ऑनलाइन टीचिंग कर पाते हो, आज से 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था। आप घर बैठे बैठे बेस्ट टीचर, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट पंडित से घर की पूजा करवा सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन शादियां हो रही हैं, ऑनलाइन क्लास सारी चीज़ें हो रही हैं, घर बैठे बैठे चीज़ें घर पे डिलीवर हो जाती हैं। तो ये सारी फैसिलिटी क्लास आज हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना चाहिए। उससे क्लास एक सोशल आउटलुक बनेगा अच्छा, और इनकम भी जनरेट होगी। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, कम से कम अनाज के लिए तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। ये कुछ बड़े प्लान थे क्लास, लॉन्ग टर्म प्लान थे। किसके? 5 ईयर प्लान के, पंचवर्षीय योजना के, जैम्स। इन शॉर्ट में याद करना, हो सके वीडियो पॉज करके कमेंट में जैम्स लिखो और उसकी फुल फॉर्म लिखो, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 टू 1990। 1950 से 1990 में हमारे एग्रीकल्चर का हाल कैसा था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जमीन ज़्यादा होने के बावजूद भी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ मशीनरी, लैक ऑफ परमानेंट इरिगेशन सिस्टम की वजह से जो पैदावार थी वो बहुत कम थी। जमीन ज़्यादा बट आउटपुट कम। हम सब बारिश पे डिपेंड थे उस टाइम भी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहाँ पे 4 लोगों की जरूरत है वहाँ पूरा परिवार 10 लोगों का काम कर रहा है, तो 6 लोग बेरोजगार है, दिख नहीं रहे, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, अनाज उगा रहे थे खुद के लिए, अपने लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए, है ना, वो अनाज उगा रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कहीं ना कहीं क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि सीधी सी बात है जमींदारों ने इतना लूटा है क्लास, ठीक है, तो रिलेशन अच्छे नहीं थे। लोगों के पास जमीन थी लेकिन दूर दराज एरिया में, थोड़ी यहाँ थोड़ी वहाँ, फ्रैगमेंटेड स्कैटर्ड प्लेसेस में लोगों के पास जमीन थी। फिर लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया। ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, मालिक जो बीच में था ना इंटरमीडिएट्स ब्रोकर, उनको हटा दिया। भाई जितने भी लैंडलेस लेबर थे ना उनको जमीन दे दिया। एक नया क्लास एक्ट लेके आए, रेगुलेशन लेके आए, एक लिमिट से ज्यादा लैंड कोई अपने पास नहीं रखेगा, और क्लास जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो क्लास गरीब लोगों को, लैंडलेस फार्मर्स को दिया गया। दिस इज कॉल्ड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि आज किसान अपनी जमीन पे ही खेती बाड़ी करेगा। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को रेगुलेट कर दिया, जो कि क्रॉप का मैक्सिमम 1/3 हो सकता है। लाइक अगर आप मेरी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हो ना, तो मैं आपसे रेंट लूंगा जो कि क्लास 1/3 होगा। अगर मान लो कि 30 लाख का क्रॉप उगा है तो मैं सिर्फ 10 लाख रख सकता हूँ, वो भी मैक्सिमम। अगला लैंड सीलिंग, लिमिट से जमीन तुम्हारे पास है, सरकार उस जमीन को ले लेती है। ये सारे लैंड रिफॉर्म्स, यानी रूल्स रेगुलेशन को चेंज कर दिया ड्यू टू लैंड ओनरशिप। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, तुम्हारे पास अलग अलग जगह पे जमीन है, सबको इकट्ठा लेके तुम्हें एक ही जगह पे सारी जमीन दे दी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, सब लोगों से मिलजुल के खेती बाड़ी करने को बोला गया कि सब लोग मिलो, ग्रुप बनाओ और खेती बाड़ी करो। आपके 4 खेत है, सब में मिला के खेती बाड़ी करो, उससे आउटपुट अच्छा आएगा और आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। टेक्निकल रिफॉर्म्स है, ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1960s के पीरियड में क्लास हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्लास हम लेके आए, ओल्ड टेक्नोलॉजी को हटा दिया। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग लेके आए। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से पैदावार बहुत बढ़ने लगी। 1960 तक हमें धमकी मिल चुकी थी अमेरिका से कि भैया हमें अनाज नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत सारा अनाज अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, तो अमेरिका ने जब हमें धमकी दी, हम मेजरली उन पर डिपेंड था अनाज के लिए। उसके बाद हमें होश आया कि अगर हमें अनाज नहीं मिलेगा तो भुखमरी हो जाएगी पूरे देश के अंदर। तब सरकार हरित क्रांति लेके आई इंडिया के अंदर, जिसके अंदर यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसे बीज जिसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना, और जो मैकेनाइज मीन्स यानी कि मशीनरीज को लेके आना खेती बाड़ी में। आज अगर आप डेवलप नेशन में देखो ना, बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं खेती बाड़ी करने के लिए, वो सारी मशीन क्लास इंडिया में धीरे धीरे क्लास आ जाएंगी। बट फिलहाल क्लास देखा जाए तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो रही है, लोग समझ रहे हैं, मशीनों को लगा रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से खेतीबाड़ी करने की सोच रहे हैं, उसमें भी रिसर्च किया जा रहा है। ये सारे के सारे बेनिफिट थे, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स सरकार ने लिए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े को मारता है ना, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं फसल में ना, उनकी छिड़काव किया जाता है। अच्छा, अब ग्रीन रेवोल्यूशन ध्यान रखना, जो फर्स्ट फेज आया मिड 1960 यानी कि 1960-1970 के बीच आया, जहाँ पे HYV सीड्स को लाया गया और कुछ अच्छे स्टेट्स में, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। लेकिन क्लास वहाँ पे वो प्राइमरीली वीट और राइस के लिए था, वीट और राइस के लिए। लेकिन सेकंड फेज आया मिड 70 से मिड 80 में, जहाँ पे HYV सीड्स को अलग अलग स्टेट्स में, अदर स्टेट में भी क्लास भेजा गया, ठीक है, और अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप में भी लाया गया।
इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फायदा क्या हुआ? मार्केटिंग सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि अब हमारे पास इतना अनाज उग रहा था कि हम अपने परिवार की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद उसे मार्केट में बेच भी सकते थे। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, हमारे पास बफर इकट्ठा होने लगा फूड ग्रेन का, अनाज का बफर स्टॉक इकट्ठा होने लगा, मतलब हमारे पास सर जो बेसिकली जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, वो किसानों से सारा अनाज ले लेती थी और अपने पास मेंटेन करके रखती थी, अच्छे दामों में किसानों से लेती थी ताकि किसानों को इनकम मिले, और उसको उस अनाज को अपने पास रखती थी। कल को फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, क्राइसिस आ गया, वॉर छिड़ गया, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। इवन राशन बांटने में भी। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, जो लोग लो इनकम ग्रुप थे, जिनकी इनकम बहुत कम थी, उनको भी फायदा हुआ। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन से अनाज की सप्लाई बढ़ी, सप्लाई अगर बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, गरीब लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। राइज इन प्रोडक्टिविटी, ग्रीन रेवोल्यूशन से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लगी, जो पैदावार है फसल की वो काफी बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सरकार ने उस टाइम पे 1950s की बात करें, इंडस्ट्रीज को खुद डेवलप किया। सरकार सारी चीजें अपने हाथ में रखती थी, प्राइवेट को एंटर करने नहीं देती थी। वो 1991 के बाद सरकार ने प्राइवेट को एंटर करने दिया, बट उससे पहले सरकार सारी चीजें अपने हाथ में रखती थी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का पैसा नहीं था, सरकार के पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर था, सरकार रोजगार दे रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी दे रही थी, सरकारी कंपनियों में भी दे रही थी लोगों को। जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेशन जो है ना वो बहुत तेजी से क्लास बढ़ रहा था, लोगों को इनकम मिल रहा था। अगर आप अपने दादाजी के लेवल पे देखो ना, तो आप जितने बूढ़े लोग हैं उनसे पूछो ना, तो मेजर लोग सरकारी नौकरी में काम कर रहे होंगे। उस टाइम सरकारी नौकरी मिलना बहुत आसान था, आज पूछोगे मेजर लोग प्राइवेट में। तो सरकार सारा काम कर रही थी, सरकारी कारखाना था, सरकार रोजगार दे रही थी, सरकार का ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर था। सरकार ने ये भी सोचा कि अगर हम प्राइवेट के हवाले कर देंगे आज़ादी के जस्ट बाद, तो प्राइवेट और लूटेंगे। प्राइवेट का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए सरकार सारी इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में रख रही थी। 1956 पहला फेस आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का, 1948 सेकंड फेस आया 1956, जहां पे सरकार ने 3 स्केड्यूल बना दिए। स्केड्यूल ए में 17 ऐसी इंडस्ट्री थी जो सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाएगी। स्केड्यूल बी में 12 ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें सरकार चलाएगी, उसको स्टैब्लिश सरकार करेगी, हेल्प प्राइवेट से लेगी। स्केड्यूल सी में बची कुछ इंडस्ट्री प्राइवेट वाले चला सकते हैं। कुल मिला के अगर आप बात कहूँ आपसे, सरकार ने ज़्यादातर इंडस्ट्रीज पर अपना कब्जा कर लिया, भाई ये हम ही चलाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। जो थोड़े बहुत बच्चे कुछ इंडस्ट्री वो प्राइवेट के हवाले कर दिया। स्केड्यूल ए में जो 17 इंडस्ट्री थी वो सरकार खुद चलाएगी, लाइक आर्म्स, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा। स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री थी जहां सेटअप करेगी सरकार, लेकिन वो प्राइवेट से हेल्प ले सकता है। बची कुछ इंडस्ट्री जो है वो स्केड्यूल सी के अंदर आ गई, इसके लिए क्लास वो लाइसेंस लेके काम कर सकते हैं, प्राइवेट वालों को परमिशन है। SSI कार्वे कमेटी, ध्यान रखना क्लास, SSI विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कार्वे कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया SSI को 1955 में। 1950 में क्लास कॉन्सेप्ट लॉन्च हो गया SSI का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री थी जिसकी लिमिट 5 लाख थी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है एसेट्स पे, तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। आज ये लिमिट क्लास करेंटली 10 करोड़ का है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आमतौर पर छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के 3 फायदे, एक रोजगार देता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो सामान बनता है, लगभग इंडिया का आधा एक्सपोर्ट जो है, 50% एक्सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करता है, और उससे जनता का भला भी होता है। छोटी छोटी कंपनियों में लोग काम करते हैं, आसपास के एरिया के सारे लोग वहीं काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनका भला होता है। फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इन्होंने जनसंख्या को स्टैब्लिश किया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया इन्होंने, और इनका कंट्रीब्यूशन सेकंड 5 ईयर प्लान में क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, 1956 से लेकर 1957 और 1962 1961, यानी ये जो पीरियड था ना क्लास, इसमें इन्होंने बहुत काम किया, बहुत मदद की। सेकंड 5 ईयर प्लान बेसिकली जो था उसमें काफ़ी इन्होंने हेल्प किया, और इनके मॉडल को अपनाया गया। इनको बोलते हैं पीसी महालनोबिस। इनके बारे में जो लिखा गया ना एग्जामिनेशन में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दिस इज मोर देन इनफ, राइट। फॉरेन ट्रेड, अब हो क्या रहा था उस टाइम, हम जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे फॉरेन कंपटीशन से। अब देखो बाहर कंट्री में जो कंपनी काम कर रही है, उनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत मशीनरी है उनके पास, नई नई टेक्नोलॉजी उनके पास, तो वो इंडिया में सामान लेके आते थे, सस्ता बेचते थे, और हमारे देश के लोग उनसे सामान खरीदते थे। देश के जो खुद के बिजनेसमैन है उनसे सामान नहीं खरीदते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है, डोमेस्टिक फर्म है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आई, इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार ने बोला हम बाहर से इंपोर्ट ना करके
ये बोटलनेक बना दिया। हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने देश के अंदर ही सारी चीजें बनाएंगे। हम क्यों उनको रोजगार दें? जैसे आपकी मम्मी कहती होगी बार बार हम बाहर से क्यों खाता है, मुझे बता दो मैं घर में बना लूंगी। उसी तरीके से तो सरकार लेके आई टैरिफ और कोटा। टैरिफ का मतलब हाई टैक्सेस, अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे चीजों को तो वो बहुत महंगा होगा, हाई टैक्सेस। और दूसरा, हम एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी लगा देंगे कि भाई इससे ज्यादा आप इससे ज्यादा सामान आप बाहर से नहीं मंगा सकते। दिस इज कॉल्ड टैरिफ कोटा। ये दोनों किसके अंदर आता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंदर। नाउ हमारा थर्ड चैप्टर, आई होप ये 2 चैप्टर आपके दिमाग में रिटेन कर गया होगा। आराम से करो, ब्रेक ले ले करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 चैप्टर आज किसी भी कीमत पे मध्य रात्रि तक यानी 12 बजे तक तुम्हें लर्न करना ही करना है। और कल हम अपना पूरा सिलेबस का अच्छे से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। देन बाकी बताया क्लास और 2 दिन है हमारे पास। एसपीसीसी ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जरूर 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 बनाओ। 3 टेस्ट है विद वीडियो सॉल्यूशन विद आंसर्स, जरूर उसको क्लास कंप्लीट करो। अब 1950 से 1990 तक तो देख लिया, सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी लेकिन सक्सेस नहीं मिली, देश तरक्की नहीं किया। 1990 तक आते आते इंडिया की हालत इतनी बुरी हो गई थी, हमारे पास क्लास मतलब खाने तक के पैसे नहीं थे, इंपोर्ट बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, बड़ी दिक्कत होने लगी थी, कर्जा हमारे ऊपर बहुत बढ़ गया था, देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, देश बिल्कुल डूबने की हालात पे था। तब उस समय पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर रिफॉर्म्स लेके आए 1991, और इन्हीं के रिफॉर्म्स की वजह से आज हम लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया का इतना नाम है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 24 जुलाई 1991 को। प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि क्लास एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं हमारे। कॉम्पोनेंट 3 था इसके अंदर, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा सा बता देता हूं क्लास। लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस खत्म, तुम्हें बिजनेस करने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी। प्राइवेटाइजेशन मतलब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना। सरकार कह रही थी ना सब इंडस्ट्री हम चलाएंगे, नहीं, अब प्राइवेट आप भी चलाओ इंडस्ट्री। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलना। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी तुम हमसे शेयर करो, तुम्हारे पास जॉब है मैं तुम्हारे कंट्री में आकर जॉब करूंगा, तुम्हारे पास सामान है तुम हमें दो, हमारे पास सामान है हम तुमको देंगे। मतलब पूरे ग्लोब को एक ही मानो, इंडिया जैसे एक है ना ऐसे पूरा ग्लोब एक है, हम सब एक हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। कोई बैरियर नहीं होगा। क्यों लाने की जरूरत पड़ी? जुलाई में रिफॉर्म्स 1991 में लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे सर पे कर्जा बहुत ज्यादा था, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, अराउंड क्लास 17-18% तक जो महंगाई है वो बढ़ गई थी, हमारे सर पे कर्जा बहुत ज्यादा था। पब्लिक कंपनीज का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं था। सरकार ने पब्लिक कंपनीज को बनाया पब्लिक की भलाई के लिए, बट देयर परफॉर्मेंस वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी एट ऑल। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट था, एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो फॉरेन करेंसी कम आएगी, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी देना पड़ेगा, कहां से देंगे? रिजर्व हमारा खत्म होता चला जा रहा था, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना वो हमारा खत्म होता चला जा रहा था। जैसे मैंने बताया था ना बीओपी में कम पड़ता है तो रिजर्व से निकाल लेते हैं, विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्लस आइटम इन बीओपी, है ना, कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से क्लास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें बहुत कटौती आ गई थी। ये सारे रीजन की वजह से हमें क्लास रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। रिफॉर्म्स के अंदर 3 कंपोनेंट है, एल पी जी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करें, एंड ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस राज खत्म कर दिया, किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 इंडस्ट्री में जरूरत है, ये कुछ भरोसेमंद इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको लाइसेंस चाहिए या हैजर्डियस है। और आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करो, अपना स्केल बढ़ाओ, अपना प्राइस खुद डिसाइड करो, ये सब सरकार ने आपको आज़ादी दे दी। टैक्स रेट को कम कर दिया, अननेसेसरी कंट्रोल सरकार ने हटा दिया, और प्लस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत आसान कर दिया। ये सारी चीज़ें लिबरलाइजेशन में आ गई। बेसिकली सरकार ना अभी तक क्या कर रही थी कि कोई हमारे देश में मत आओ, अब सरकार कह रही है आओ आओ हमारे देश में आओ, कंपटीशन दो, कंपटीशन अच्छा है, अब समझ आने लगा धीरे धीरे। लिबरलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में? तो सबसे पहला जो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दिया। शुरू में 18 इंडस्ट्रीज को बोला गया भाई लाइसेंस की जरूरत है, बाद में से घटा के 5 कर दिया। कौन कौन से 5 मन में आएगा? लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल। इन चीजों को अगर आप बनाते हो तो आपको लाइसेंस चाहिए। पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया, पब्लिक सेक्टर सिर्फ 3 इंडस्ट्री में काम करती है अब, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, और वो भी धीरे धीरे आगे चल के प्राइवेटाइज किया जा रहा है। डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पहले कुछ गुड्स को रिजर्व कर दिया गया था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से कि भैया ये सामान आप ही बना सकते हो, इसको डी रिजर्व कर दिया। आप आराम से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को अबोलिशन कर दिया। एक एक्ट था एमआरटीपी एक्ट, उसको बदल दिया कॉम्पिटिशन एक्ट से, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको बहुत सारे
परमिशंस लेने पड़ते थे सरकार से, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस, वो सारे रुकावट सरकार ने हटा दिया। ये सारे पॉइंट्स हैं क्लास लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। अब जब लिबरलाइजेशन हुआ यानी कि लाइसेंस को खत्म कर दिया गया, तो फाइनेंशियल सेक्टर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? रोल चेंज हो गया, आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। ठीक है, मतलब आरबीआई जो है वो क्लास हेल्प करने लगा बैंकों को ग्रो करने में, उनकी मदद कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्लास उनकी हेल्प से बहुत ग्रो किया और लिमिट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वो बढ़ने लगी। बाहर कंट्री से कोई इंडिया में आके बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, वो लिमिट क्लास 51% तक बढ़ा दी गई। यानी कोई भी अगर इंडिया में आके बैंकों में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया, वो 51% तक का मालिक भी बन सकता है। अब ये जो लिबरलाइजेशन हुआ उसका फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? हमारी डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू किया गया ताकि 18 से 19% हमारी करेंसी की वैल्यू गिरा दी, ताकि बाहर लोगों के लिए हमारी करेंसी सस्ती लगे, वो इंडिया से ज़्यादा सामान खरीद के ले जाएं, इसी बहाने डॉलर हमारे पास आएगा और हमें काम भी मिलेगा। हमारा माल नहीं बिक रहा है तो हम सस्ता कर देते हैं, कम से कम काम तो आएगा हमारे पास। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, इस सिचुएशन में क्लास फ्लोटिंग यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लेके आया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में 2 पॉइंट थे। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर 3 पॉइंट थे। डायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म्स किया गया और टैक्स प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कम भी किया गया और टैक्स प्रोसेस को सिंपल बनाया गया ताकि लोग ईमानदारी से टैक्स को दें एटलीस्ट। ठीक है, तो ये टैक्स रिफॉर्म्स भी आया। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में सबसे पहला इम्पैक्ट क्या था? इन्होंने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया कि इतनी क्वांटिटी ही बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है अब। एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया, आज एक्सपोर्ट एग्जैम्प्ट है, यानी कि आप कितना भी सामान बाहर से एक्सपोर्ट करो, बाहर को एक्सपोर्ट करो, बना बना के बेचो, सरकार सपोर्ट करेगी तुम्हें, सरकार तुम्हें लोन दिलाएगी, सरकार तुमसे 1 रुपये टैक्स नहीं वसूलेगी। मेरा 100 रुपये का सामान है, बाहर जाएगा 100 का ही जाएगा, सरकार 1 रुपये टैक्स नहीं लेगी। इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया गया, बाहर से इंपोर्ट करते तो बहुत टैक्स था पहले, सरकारों ने नहीं यार बाहर से इंपोर्ट करना करो, नॉर्मल टैक्स रहेगा। रिलैक्सेशन और इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, अगर आपको बाहर से इंपोर्ट करना है, लाइसेंस चाहिए उसके लिए, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये था इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट के हवाले दे देना, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, जहां पे सरकार मैनेजमेंट और कंपनी पूरा का पूरा सरकार प्राइवेट को बेच दे, या फिर जब सरकार अपनी किसी कंपनी का एक थोड़ा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा शेयर, एक परसेंटेज शेयर बेचती है, इक्विटी देती है पब्लिक से प्राइवेट कंपनियों को, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। या तो पूरी कंपनी बेच दो या फिर थोड़े से शेयर दे दो, जैसे शार्क टैंक में थोड़े से शेयर देते हैं ना वो, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। इन दोनों तरीके से क्लास प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेस को बोलते हैं सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जहां पे सरकार का हिस्सा 51% या उससे ज्यादा हो, उसको बोलते हैं सीपीएससी। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसकी 3 कैटेगरी है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में, और ये क्लास चेंज होता रहता है, आपकी वैल्यूएशन बड़ी होगी आप महारत्न में पहुंच जाओगे, छोटी होगी मिनी रत्न में। तो महारत्न में 11 कंपनीज हैं, जिसके अंदर क्लास गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल, सेल, भेल और आईओसीएल जैसी कंपनियां हैं। और दूसरा है नवरत्न के अंदर क्लास 13 कंपनीज हैं और मिनी रत्न के अंदर 73। इनका डेटा क्लास महारत्न का याद कर लो, दैट्स इट, बाकी का आप ना याद करो तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, इन कंपनीज में सरकार का स्टेक 51% से ज्यादा होता है। अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलना है ना, दोनों को जोड़ दो क्लास, इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इजीली मूवमेंट, इजीली ट्रांसफर ऑफ एसेट लायबिलिटी, सब कुछ आसानी से हो सकता है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। 1991 से पहले की बात करें क्लास, इंडिया हैज फॉलोड अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। पहले सरकार मना करती थी, इंपोर्ट का लाइसेंसिंग बना दी थी, इंपोर्ट करना हो तो लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस का मतलब रोक टोक। अगर मैं तुमसे बोलूंगा भाई तुम ये करने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो तुम्हें दिक्कत दे रहा हूं ना मैं कहीं ना कहीं, वो सारी चीजें क्लास 1991 के बाद सरकार ने हटा दिया, उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट जो है वो किस तरीके से किया गया? इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर कंट्री से अगर कोई इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। पॉलिसी जो बनाई, ट्रेड पॉलिसी, वो लंबे समय की बनाई, ताकि बाहर से इंडिया में कोई व्यापार करने आ रहा है तो वो लंबे समय तक क्लास निश्चिंत रहे कि हाँ भैया पॉलिसी लंबे समय की है।
टैक्सेस को हटा दिया और जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे वो क्लास सरकार ने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम अपना काम किसी और से कराते हैं, सिंपल इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज देखती हैं कि इंडिया के अंदर लेबर सस्ते रेट पे अवेलेबल है, पढ़े लिखे लोग भी कम से कम रेट पे काम करने को रेडी रहते हैं, खर्चे वहां पे कम है, इसीलिए वो अपना बिजनेस इंडिया में करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी जो है या फॉरेन कंट्री कंपनी इंडिया में आती है, अपना बिजनेस करते हैं कि यहाँ पे सबसे मेन खर्चा जो आता है लेबर का वो बहुत कम आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर अनदर कंपनी और एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म टास्क और हैंडल ऑपरेशन। दिस सर्विस इंक्लूड बहुत सारी चीजें। इंडिया कॉल सेंटर के लिए वैसे भी फेमस है, कॉल सेंटर, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग और कोचिंग, अकाउंटेंसी, फिल्म एडिटिंग एक्सेट्रा। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्लास इंडिया आउटसोर्सिंग का एक तरीके से हब बन चुका है। आज बहुत सारी कंट्री के कॉल सेंटर्स जो हैं, कंपनीज के कॉल सेंटर इंडिया में है। इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसीज बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट चीप रेट, इवन लो वेज रेट फॉर द स्किल वर्कर एंड a revolutionary growth in IT इंडस्ट्री। इंडिया का आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सारी कंट्री को क्लास लगभग क्लास मोर देन 163 कंट्रीज WTO का पार्ट है। लगभग 163 कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फंक्शन है, इसका प्रेसिडेंट क्या था क्लास? पहले क्या थे? गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। अब वो खत्म करके क्लास WTO लेके आया गया। और इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू इंप्लीमेंट रूल्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बनाना, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं क्लास उनके लिए नियम कानून बनाना, और कोई भी बैरियर अगर एक देश लगाता है तो उस बैरियर को, किसी प्रकार का बैरियर हो, उसको हटाना। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, इस बात का ध्यान रखता है WTO कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज का पूरी अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, और एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। अगर दो कंट्री के बीच में कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जाएगा उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना, और रिव्यूज करना, पीरियडिक रिव्यूज, एक पर्टिकुलर पीरियड में रिव्यूज करना, ट्रेड पॉलिसी बनाना मेंबर्स के लिए, ताकि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड है ना वो स्मूथली चल सके, जिसके लिए क्लास काम करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके फंक्शन है। अच्छा, ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो बायलैटरल ट्रेड मतलब जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, वहीं पे मल्टीलैटरल ट्रेड मतलब जब कई देश जो है ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। मल्टीपल कंट्रीज अगर इन्वॉल्व है तो मल्टीलैटरल ट्रेड, जैसे नाफ्ता इसका एग्जांपल है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और उसी तरीके से क्लास बायलैटरल ट्रेड जहां पे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। जो LPG बनी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कुछ मेरिट्स हैं इसके, कुछ फायदे हैं इसके। ऑब्वियसली क्लास बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला, इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने को मिला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज होने लगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने लगे, चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया गया। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। तो जो पहले प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लेके आया गया था, उसमें क्लास चेक ऑन इन्फ्लेशन, चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, जो उधार था हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, वो भी कंट्रोल हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे पास आने लगे, बिकॉज करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बाई प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफी सारी रोजगार के अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलने लगा। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स काफी रोजगार देने लगा, और आज देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। कुछ इसके घाटा भी है, डिमेरिट भी है। वहां पे इन्होंने एग्रीकल्चर की कहीं कोई बात नहीं करी, रूरल एरिया को ग्रो नहीं किया, ये बात बिल्कुल सच है। आज देखोगे तो अर्बन एरिया ग्रो हो रहा है, वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, हाईवे, मेट्रो, फ्लाईओवर, ब्रिज, एयरपोर्ट बनते हैं। रूरल एरिया में कुछ नहीं बनता। टैक्स पॉलिसी में सरकार ने टैक्स कटौती की, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा, लोगों ने स्टिल टैक्स प्रॉपरली जमा नहीं किया। स्प्रेड कंज्यूमरिज्म, ये एक डिमेरिट है, जहां पे जिन चीजों की जरूरत नहीं है मार्केट में वो चीजें आ रही हैं, लोग बना रहे हैं, ऐड करा रहे हैं हीरो हीरोइन से, और उसको बेच रहे हैं। अनबैलेंस ग्रोथ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्लास यहाँ जो ग्रोथ हुआ वो अनबैलेंस है। ज्यादातर फोकस इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही करा गया, एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर पे बहुत कम फोकस किया गया।
दो चीजें और इस चैप्टर में आपके ऐड हो गई हैं जिनको आपको देख के जरूर जाना चाहिए। एक है जीएसटी, दूसरा है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स एम। तो डीमोनेटाइजेशन आप सबको पता है, क्लास 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंस किया। 500 और 1000 के नोट जो पहले चलते थे वो बिल्कुल क्लास 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। उसके अलावा नए 500 और 2000 के नोट को लीगल टेंडर का मान्यता दे दी गई। मतलब पुराने नोट बंद हो गए और नए नोट आ गए। ये क्यों किया गया था? करप्शन खत्म करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, ब्लैक मनी जो थी उसको सर्कुलेशन को बंद करने के लिए, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, लोग टैक्स की चोरी करते थे, इनकम प्रॉपर नहीं दिखाते थे उसके लिए, और इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए। आज आप ऑनलाइन सारी पेमेंट करते हो ना कैशलेस। आज आप घर से बस फोन लेके निकल जाते हो, और फोन लेके निकलते हो उसी से ही क्लास आप पेमेंट करते हो, यूपीआई करते हो, है ना, वॉलेट से पेमेंट करते हो। तो इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए, और ये सारे जो है एम है डिमोनेटाइजेशन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिमोनेटाइजेशन के एम। इम्पैक्ट क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन से? बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ गए, लोगों ने घर पे रखा हुआ जमा पूंजी वाला कैश जो है बैंकों में जमा करना स्टार्ट कर दिया। कैश ट्रांजैक्शन धीरे धीरे कम हो गए। डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जाने लगा, डिजिटल पेमेंट्स को काफी बढ़ावा मिला इससे। पेटीएम उसी से क्लास काफी उठ गया। रियल एस्टेट प्राइस डिक्रीज। अब क्योंकि रियल स्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक चलता है ना, रजिस्ट्री जो होती है ना वो सर्कल रेट पे करके बैलेंस जो अमाउंट होता है, हायर अमाउंट जो होता है प्रीमियम अमाउंट, वो कैश से दे देते हैं। इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ने लगा, और रेज इन इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोनों बढ़ने लगा। मतलब इसके बाद सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट हो गई, ऑनलाइन होने लगी, सब चीज दिखने लगा कि लोगों को पता है मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, आप छुपा नहीं सकते कुछ भी, ब्लैक मनी जनरेट नहीं कर सकते। तो टैक्स कलेक्शन जो है सरकार का बढ़ गया डीमोनेटाइजेशन के बाद। देन अगला ही क्लास 2017 में 1 जुलाई 2017 को सरकार लेके आई जीएसटी। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पास इन पार्लियामेंट 29 ऑफ मार्च 2017 को पास हुआ, और इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 को। और ये जो जीएसटी है बेसिकली वन नेशन वन टैक्स के सिस्टम पे चलता है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको सबसम कर दिया, सबको मर्ज कर दिया और एक ही टैक्स बना दिया, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के अलग अलग रेट है, कुछ सामान पे 0% है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 5% है, कुछ पे 28। गोल्ड के मेकिंग चार्ज वगैरह पे लगभग 3% का ये लोग मतलब जो है जीएसटी लगाते हैं। पेट्रोलियम पे कोई जीएसटी नहीं है। जो बाहर से आप इंपोर्ट गुड्स करते हो उस पर आज भी क्लास कस्टम ड्यूटी लगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो मतलब 0 से 28 इसका हाईएस्ट रेट है। स्ट्रक्चर कैसा है जीएसटी का, समझना ध्यान से। हालांकि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिटेल में, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ना ही आपके सिलेबस का पोर्शन है। अगर आप क्लास एक स्टेट से विद इन स्टेट सामान बेचते हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा। आपने बिल में देखा होगा कई जगह 12% 18% है, तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जितना टैक्स कलेक्शन हुआ है उसका आधा हिस्सा स्टेट आधा सेंट्रल लगती है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, पंजाब से बेच रहे हो दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश, तो उसमें लगता है आईजीएसटी, एक साथ पूरा का पूरा 18% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर बेचते हो तो उसमें भी लगता है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा आधा हिस्सा और आधा हिस्सा मिलेगा यूनियन टेरिटरी को, राइट। फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स का सिंपल सा मतलब है सारे टैक्स को मिलाकर एक ही टैक्स कर दिया। क्यों ग्राहक को पागल बनाना अलग अलग नाम से टैक्स देके, एक ही नाम दे दो, साफ साफ दिखा दो भैया 28% ले रहे हैं बट इतना ही है और छुपा कुछ नहीं है। मल्टी स्टेज टैक्स है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को, तो हर स्टेज पे जीएसटी लगेगा। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एड मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने सामान खरीदा 100 रुपए का और 10 रुपए का मैंने टैक्स दिया, मान रहा हूं, तो मुझे पड़ा सामान 110 का। मैंने आगे ये सामान 150 का बेचा, तो मैं जिसको बेच रहा हूं उससे टैक्स लूंगा 15 रुपए, तो उसको पड़ेगा 165 का। तो मैंने टैक्स वसूला कितना, 15 रुपए। मैंने सरकार को दे कितना दिया था, 10, तो मैं अब सरकार को बस 5 रुपए ही दूंगा। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप देखोगे तो जो भी वैल्यू ऐड हो रहा है, 100 की चीज को मैं 150 का बेच रहा हूं, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, 50, तो मुझे टैक्स सिर्फ इसी 50 पे देना है, जो कि बनता है 5 रुपए। इसीलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। मतलब जो जीएसटी है ना, वो उसका फाइनल बर्डन ग्राहक के ऊपर जाता है। जैसे सरकार हमसे बोलती है, सुनील तुम कोर्स बेच रहे हो कोई, तो हमें जीएसटी दो। मैं कहता हूं ठीक है, सरकार मेरे से जो जीएसटी चार्ज करते हैं मैं आपके बिल में ऐड करता हूं और ये बिल आपको दिखता है, तो फाइनली वो आप ही को भरना होता है टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमेशा हर जगह हर केस में कस्टमर के सर पे ही आता है, उसी को भरना पड़ता है, तभी वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब आपकी जेब से सरकार की जेब में पैसा जा रहा है, बट इनडायरेक्टली आप हमें देते हो टैक्स का पैसा, हम सरकार को देते हैं टैक्स का पैसा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है।
आपने जितना भी, मैंने सरकार को 10 रुपए दे दिया था, मैं ग्राहक से 15 रुपए वसूल रहा हूं, तो मैं 15 रुपए सरकार को नहीं दूंगा, अपना 10 काट के सिर्फ 5 रुपए सरकार को दूंगा, इसीलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर मैं मध्य प्रदेश में यूपी से सामान बेच रहा हूं तो मध्य प्रदेश की सरकार, आप कंजप्शन मध्य प्रदेश में कर रहे हो, डेस्टिनेशन सामान का मध्य प्रदेश में है, तो वो सरकार टैक्स चार्ज करेगी। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड। जहां पे सामान कंज्यूम किया जा रहा है वहां पे टैक्स लगता है, जहां बन रहा है वहां नहीं। जीएसटी का एडवांटेज क्या हुआ, सारे इंडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर देने से टैक्स सिस्टम जो है वो काफी सिंप्लीफाई हो गया, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने लगी, बिजनेस करना आसान हो गया। इसमें काफी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आप सारी चीजें ऑनलाइन क्लास पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इससे, क्योंकि अलग अलग नाम का टैक्स नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही जी, एक ही टैक्स है, भले ही ज्यादा है पर हाँ यही है। और इससे क्लास ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो करेगा। आज जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लास सरकार को पैसा मिलता है और सरकार उस पैसे को देश की भलाई के लिए लगाती है, तो इकोनॉमी ग्रो भी हो रहा है। ठीक है, ये एडवांटेज ऑफ जीएसटी है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया आज की क्लास का। मतलब आज हम 4 चैप्टर कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, किसी भी कीमत पे अच्छे से कवर करना। एक छोटा सा चैप्टर और है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर इसे खत्म कर देंगे और हमारा पूरा का पूरा 1 to 4 चैप्टर का अच्छे से आज रिवीजन हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके इंपोर्टेंट डेट्स, इवेंट, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे उनकी वीडियोस भी दिन भर आती रहेंगी। तो आप लोगों को पता है मैं 17 तारीख तक कोशिश करूंगा, 17 तारीख नहीं 16 तारीख तक की सब कुछ अच्छे से खत्म करा दूं। एक दिन का मार्जिन रहेगा, उस दिन और छोटी मोटी चीजें कर लेंगे, डाउट्स ले लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, आंसर राइटिंग पे काम कर लेंगे। 18 तारीख को सुबह एक बार दबा के रिवीजन करेंगे, है ना। और मॉक्स वगैरह बनाना स्टार्ट करो, एसपीसीसी ऐप पे है, बता रहा हूँ, बहुत फायदा होगा। विद वीडियो सॉल्यूशन है क्लास, हर एक वीडियो हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया गया, कैसे लिखना है। 3 मॉक टेस्ट है, तो एटलीस्ट डेली एक आपको जरूर बनाना चाहिए, वही एक तरीके से रिवीजन के काम आएगा। एक मॉक बनाने का मतलब एक बार पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 4 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो पता है आपको, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स जो आपको पैसे कमाने में मदद करता है, जो आपको इस लायक बनाता है कि आप अर्निंग कर सको। तो ह्यूमन कैपिटल की नेचर की बात करें, वो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है, आपकी बॉडी के अंदर बनता है, आपके मायने बनता है। लेकिन फिजिकल कैपिटल, घर, गाड़ी, ये सब क्या है क्लास, आपका फिजिकल है, देख सकते हो आप इसको। ये ओनर से सेपरेट किया जा सकता है, मैं कहीं और हूँ, मेरा घर कहीं और है, लेकिन मेरा टैलेंट, मेरा स्किल्स हमेशा मेरे साथ साथ चलेगा। जो फिजिकल कैपिटल है वो मोबाइल है, उसको आसानी से मूव कर सकते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, लेकिन इंसानों का मूव करना एज कम्पेयर टू प्रॉब्लम है, जैसा क्लास सामान का मूव करना है। कैन बिल्ड ओनली थ्रू इम्पोर्ट एंड क्रिएशंस और प्राइवेट। देखो ये क्लास प्राइवेट बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों के लिए बनाया जाता है। आपका टैलेंट, आपका स्किल सिर्फ आपको फायदा नहीं देगा, आपके साथ में आपके समाज को भी फायदा देगा। लेकिन मेरी गाड़ी, मेरा घर जो फिजिकल एसेट है वो सिर्फ मुझे फायदा देगी, लेकिन ये समाज को फायदा देगा। अगर क्लास कोई टैलेंट आपके अंदर, आपने कुछ इन्वेंट किया है, आपने कोई वैक्सीन बनाई है, तो ऑब्वियसली क्लास उससे पूरे समाज को फायदा होने वाला है, पूरे देश को, पूरे विश्व को फायदा होने वाला है। ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या, कैसे आएगा टैलेंट, कैसे आएगा स्किल्स आपके अंदर। सबसे पहला तरीका है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो कॉमन है और जो सबको पता है, इवन आपके माँ बाप को भी बात पता है कि बच्चे के अंदर अगर टैलेंट लाना है, स्किल्स लाना है, बच्चों को इस लायक बनाना है कि कल को कुछ कर सके, पैसा कमा सके, अपना भविष्य अच्छा बना सके, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन। इसीलिए क्लास एजुकेशन कंपलसरी है आज की डेट पे। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्लास 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है और कंपलसरी है। तो ये हो गया क्लास सबसे पहला एजुकेशन। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ऑब्वियसली क्लास कितना ही पढ़ लिख लो, अगर आप बीमार हो तो आप किसी काम के नहीं हो, तो इसीलिए क्लास हेल्थ बहुत जरूरी है। तो सरकार को भी बहुत सारे काम करना चाहिए, बहुत सारे मेडिसिन सरकार प्रोवाइड कराती है, वैक्सीनेशन फ्री करवाती है। कोविड वैक्सीनेशन आया सरकार ने, वो फ्री कराया। तो हेल्थ भी बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि जो बीमार नहीं है, मैं बीमार नहीं होता जी मैं हेल्दी हूँ, नहीं, आप बीमार होते हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ये इम्यून सिस्टम ऐसा है ना कि आपको रिकवर कर देता है। बीमार होना बुरी बात नहीं, बीमार होने के बाद रिकवर हो जाना, वो रिकवर हो जा रहे हो वो एक अच्छी बात है। और रिकवर नहीं हो पा रहे तो दिक्कत है, या बार बार बीमार पड़ रहे हो तो भी दिक्कत है। तो अच्छी हेल्थ कैसे मिलेगी, अच्छी डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, जिमिंग से। यानी कि दिन भर फोन में घुसे रहो, रील्स देखते रहो, गेम खेलते रहो, थोड़ा बाहर निकलो, घूमो फिरो, फिजिकल एक्टिविटी करो। और बहुत सारे बच्चे करते भी हो। 12th के बाद तो आप में से कितने सारे बच्चों का एम होगा, मुझे कमेंट में बताना कि 12वीं के बाद जिम करनी है, बॉडी बनानी है। अच्छा है, वेरी गुड। ये सारी चीजें क्लास अल्टीमेटली आपके हेल्थ को अच्छा बनाती है, अच्छा हार्ट मिलेगा, अच्छा सोल रहेगा आपका और बॉडी स्ट्रांग रहेगी। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, वर्कर्स को ट्रेनिंग दो ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। यानी वर्कर को जब आप ट्रेनिंग देते हो ना, उसको सिखाते हो काम, तो वो आपके लिए क्लास अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, हायर इनकम जनरेट होगी और आपका भी काम अच्छा होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो ये भी एक तरीके का टैलेंट है ना। अगला एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अगर आपको अपने गाँव में मिलता है कि और अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे गाँव में मौका नहीं मिल रहा है, तो आप शहर जाओ, आप देश छोड़ के भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्लास जो इंडिया में पढ़ लिख के क्लास बाहर चले जाते हैं अलग कंट्री में। बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, IT सेक्टर के लोग वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से
अच्छी इनकम मिलती है, उसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस भी है, ठीक है। तो लेकिन जब आप माइग्रेट करो ना एक जगह से दूसरी जगह, तो हमेशा कंपेयर करो कि मैं यहाँ पे कितना कमा रहा हूँ, मेरे खर्चे कितने हैं, मैं अमेरिका में कितना कमाऊँ, वहाँ खर्चे कितने हैं। आपको वहाँ के खर्चे भी देख के चलना चाहिए, वहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं कितने पैसे बचा पाऊंगा, कंपेयर करो। ट्रैवलिंग का खर्चा कितना आएगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना आएगा, वो सारी चीज़ें आपको कंपेयर करने, तभी माइग्रेट करना है। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, आज इंफॉर्मेशन पावर है। आज आप कहीं भी किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग सेंटर जाते हो तो 10 जगह पहले क्लास रिसर्च करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो। आज तुम्हें नया फोन लेना है, तुम पहले रिसर्च करोगे कि भैया मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, आप रिसर्च करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, देखोगे, ढूंढोगे। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है क्लास आपको, वो भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी वो भी टैलेंट है जहाँ पे आज हर चीज क्लास, जॉब मार्केट कहाँ पे कितनी सैलरी लग रही है, किस एरिया में जाऊंगा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, किस कंपनी की वैकेंसी आ रही है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। तो ये 5 पॉइंट, हेल्थ, एजुकेशन, 2 बड़े पिलर हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग, माइग्रेशन और सबसे लास्ट आपका इंफॉर्मेशन, ये 5 के 5 सोर्सेस हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अच्छा, मैं मेडिसिन की बात कर रहा था। हेल्थ में तो 3 तरह की मेडिसिन होती हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको वैक्सीनेशन कहा जाता है, जो पहले ही दे दिया जाता है। क्यूरेटिव मेडिसिन, जब आप बीमार पड़ जाते हो तब आपको दिया जाता है। सोशल मेडिसिन क्लास, जो हेल्थ लिटरेसी फैलाई जाती है, आपको बताया जाता है कहीं पानी इकट्ठा होने मत दो, जंग लगाओ कहीं तो वहाँ गीला होने मत दो, इससे क्लास मच्छर पनपते हैं, मलेरिया जैसे डेंगू जैसी बीमारियाँ होती हैं। कोविड के टाइम पे टीवी में इतने सारे प्रचार आ रहे थे, वो क्या था, वो हेल्थ लिटरेसी ही था, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी इन क्लास एजुकेशन, एमसीक्यू में कई बार आ जाता है। एजुकेशन में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा क्लास आजकल सीयूईटी आ गया है, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी इन हेल्थ, हेल्थ में 2 है क्लास, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेनिफिट्स की बात करें, हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंस की बात करें, तो सबसे पहला, रेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन फिजिकल कैपिटल। अगर आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल अच्छा, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स अच्छा है, तो आप फिजिकल कैपिटल की भी अच्छे से केयर कर पाओगे। सिंपल सी बात है, एक अच्छा पायलट हवाई जहाज की केयर भी अच्छे से कर पाएगा, एक अच्छा ड्राइवर गाड़ी को अच्छे से केयर कर पाएगा। आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, तो आप मशीन की जो केयर है वो अच्छे से कर पाओगे। ब्रिंग चेंज, पॉजिटिव चेंज इन इन्वायरमेंट। देखो क्लास, आप अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल्स है ना, तो अपने वर्क इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप काम करते हो ना, वहाँ एक पॉजिटिव चेंज आप ला सकते हो। वहाँ पे आप नेगेटिव, लोग समझदार पढ़े लिखे जिनका टैलेंट स्किल्स होता है ना, वो हिम्मत नहीं हारते, वो नेगेटिव बात नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, वो फेलियर की बात नहीं करते। एक पॉजिटिव चेंज आप लेके आओगे। इक्विटी और पार्टिसिपेशन सोसाइटी में बढ़ेगा। अगर क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, तो सोसाइटी में जो इक्विटी है, पार्टिसिपेशन है, वो कहीं ना कहीं क्लास रेज होगा, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। रेज इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन सोसाइटी। अब अगर सब लोग लाइफ में कामयाब बनेंगे तो ऑब्वियसली देश का फायदा होगा, देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश को नेशनल इनकम बढ़ेगा, गरीबी खत्म होगी, सब्सिडीज का ज़्यादा झोल नहीं रहेगा। अगर सब लोग पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो सरकार सब्सिडी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिन लोगों को कल तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इन्वेंशंस होंगे, नए नए क्लास चीज़ें इन्वेंट होंगी, और पुरानी चीज़ों में क्लास काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऑब्वियसली अगर आपके अंदर टैलेंट स्किल्स आएगा किसी भी काम करने का, अच्छा डांस, अच्छा टीचिंग, अच्छा क्लास जिमिंग, अच्छा योगा आप करते हो, या फिर अच्छी मिमिक्री करते हो, कॉमेडी अच्छी करते हो, रोस्ट अच्छा करते हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। और देखा गया है कि एजुकेटेड लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। एजुकेटेड फैमिलीज हैव स्मॉल फैमिलीज, उनके 1-2 किड्स ही होते हैं, और अनएजुकेटेड में क्लास तादाद ज़्यादा होती है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, अलग कंट्री से उठा के मतलब ना डेटा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी एजुकेशन से ही रोका जा सकता है, जो कि एक सीवियर प्रॉब्लम है स्पेशली इन इंडिया। तो सर, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इतना अच्छा है, टैलेंट स्किल्स कौन नहीं चाहता सर, सब चाहते हैं कि वो अच्छा कमाए, वो अपने अंदर एक कमाने की मशीन हो, हर कोई चाहता है। तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, स्कूल हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट, मोर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, हर जगह भीड़ है, 90%, 85% वाले, 90-95% वालों का एडमिशन नहीं होता। सरकारी नौकरी में 10 लाख लोगों की भर्ती निकलती है, सिर्फ 500-1000 लोग निकलते हैं, उसके अंदर सेलेक्ट होते हैं, ऐसी दिक्कत है। पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इंसान पढ़ेगा थोड़ी, कमाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे देखो, रूरल एरिया में पैसे कमाते हैं, ये बच्चे क्लास कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं कूड़ा बीनते हैं, कहीं कहीं से क्लास पैसा मांगते हैं किसी भगवान की मूर्ति को लेकर, और गांव में बच्चे खेती बाड़ी करते हैं,
गरीबी इतनी ज्यादा है ना, पढ़ने जाएंगे स्कूल तो खेती बाड़ी कौन करेगा, पैसा खाने को कहाँ से मिलेगा, ब्रेन ड्रेन। पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते, इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं अलग अलग कंट्री में, उससे भी नुकसान होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट पे काफी खर्चा सरकार करती है, लेकिन वो खर्चा भी सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट पे जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत कम है। गर्ल्स एजुकेशन कहीं ना कहीं कम है, लिटरेसी रेट गर्ल्स का जो है एज कम्पेयर टू मेन कम है। हालांकि आजकल डिफरेंस बहुत कम हो रहा है, आजकल महिलाओं को प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है, वो इज्जत मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी, वो पोटेंशियल उनको दिया जा रहा है, बट स्टिल वो परसेंटेज आज भी कम है। रूरल एरिया में क्लास आपको ये आज भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा लड़कों में और लड़की में। सरकारी स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सरकारी टीचर्स, हाँ हर सरकारी स्कूल की बात नहीं करूंगा, बट रूरल एरिया में बहुत सारे सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर आते ही नहीं, जहाँ पे टीचर जो है अपनी जगह किसी और को भेजते हैं, पढ़ाते नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर सरकारी स्कूल के हालात इतने बुरे हैं, बच्चों को नमक रोटी खाना पड़ता है, सारा करप्शन में चला जाता है, और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, लोग सोचते हैं पढ़ लिख के काम मिलेगा, जब पढ़ने लिखने को वाले कोई काम नहीं मिल रहा तो अनपढ़ सोचेगा यार मैं अच्छा हूँ, मैं तो पढ़ा भी नहीं, मैं पढ़ने लिखने के बाद भी काम नहीं मिल रहा। ये सारी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। एक टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। देखो यार, ह्यूमन कैपिटल अलग है और ह्यूमन डेवलपमेंट अलग है। ह्यूमन कैपिटल एक टेम्पररी आपके अंदर कोई टैलेंट डाल दी गई ताकि आप उस काम को कर सको, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट आपका कंप्लीट अप्रोच है। मैं सीधा सीधा बताऊंगा क्लास, आप लोग अगर मैं किसी अमीर इंसान की बात करूं, बड़े इंसान की बात करूं जो बहुत रिच है, वो अपने बच्चे को कितना ही पढ़ा ले, वो पढ़ लिख के कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, वो अपने बिजनेस से बहुत पैसे कमा लेगा, लेकिन फिर भी वो उसको पढ़ा रहे क्यों? क्योंकि एजुकेशन हेल्थ ये आपकी प्राइमरी मतलब एक फंडामेंटल राइट भी है। आपको अच्छा एजुकेशन हेल्थ देना ही देना है, तभी आपका दिमाग जो है ना, पैसा कितने आ जाए, अगर आप एजुकेशन नहीं लोगे आप समझोगे नहीं मुझे कौन सी चीज़ों को कितना खाना है, क्या करना है, किस मौसम में क्या नहीं करना, सही क्या है गलत क्या है, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। अगर आप किसी गवार को पैसे दे दोगे ना बहुत सारे, वो उड़ा देगा, गायब कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप समझदार हो ना तो क्लास पैसा बना सकते हो। कहने का सिर्फ मतलब ये है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। ह्यूमन डेवलपमेंट बात करता है क्लास ओवरऑल ग्रोथ की आपके, जबकि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ क्लास एक अर्निंग कमाने के लिए, एक काम करके पैसा कमा लो उसकी बात करता है। Human capital and human development are related concepts, but there is a clear difference between them. Human capital consider education and health as remains to increase in labor productivity. एजुकेशन और हेल्थ देके लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, विच ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज अ मींस टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, जो सिर्फ इंसानों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि आप अच्छा करके कमा के कंपनी को वापस कर सको। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव, इट डज नॉट एनहांस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहेंगे हम तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि तुम कंपनी में ज्यादा काम करो, सीधी सी बात है। तुम्हें रट्टा लगवाया जा रहा है ताकि तुम पेपर में लिख के आ जाओ, तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल। लेकिन तुम्हें प्रॉपर सिखाया जा रहा है तुम्हें डेवलप करने के लिए, तुम्हारे दिमाग को तेज करने के लिए, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें लाइफ टाइम तक ही काम आएगा, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज आइडिया बेस्ड ऑन दैट एजुकेशन हेल्थ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग। भाई जरूर देना चाहिए उसको क्लास, लोग पढ़े लिखे रहेंगे और हेल्दी रहेंगे तभी वो लॉन्ग लाइफ जी पाएंगे, तभी वो क्लास इकोनॉमी को ग्रो कर पाएंगे और समझ पाएंगे क्लास क्या सही है क्या गलत है। तो इंसान को एक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पीपल एजुकेटेड और हेल्दी। तो यहाँ पे क्लास पूरे देश को हेल्थ और एजुकेशन मिलना चाहिए, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। यह बात करता है डिटेल डेवलपमेंट की। इंडिया के एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल को बहुत पैसा और खर्च करना चाहिए सरकार को गवर्नमेंट स्कूल पे या एजुकेशन पे काफ़ी खर्चा करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स को रेगुलेट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो रेगुलेट करें उसको ताकि गवर्नमेंट स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। और गर्ल्स एजुकेशन को भी सरकार को प्रमोट करना चाहिए, हालांकि सरकार कर रही है, सब पढ़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और काम करना चाहिए सरकार को ताकि क्लास ये चीज़ें और बेहतर हो। कुछ डेटा और भी है इसके अंदर जहां से एमसीक्यू पूछा आता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, आरटीई ध्यान रखना 2009 का है, जहां पे फंडामेंटल राइट कर दिया गया क्लास 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए कि ये फंडामेंटल राइट है कि बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना ही देना है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को नहीं दे रहा है ये एजुकेशन तो क्लास उसे जेल तक हो सकती है, सजा मिल सकती है। और जिसके लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए सरकार ने 2% एजुकेशन सेस लगाया। ऑल यूनियन टैक्सेस, जो भी इनकम टैक्स बनता है उस पर 2% का उस टैक्स का सेस लगता है जिसको क्लास एजुकेशन में सरकार खर्च करती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है हायर एजुकेशन को, नए नए लोन स्कीम बनाए गए स्टूडेंट्स को लोन देने के लिए ताकि लोग हायर एजुकेशन को प्रमोट करें। सर्व शिक्षा अभियान, ध्यान रखना सर्व शिक्षा अभियान कब आया? सन 2001-2002 में। इसमें भी क्लास बात की गई थी कॉम्प्लीमेंट्री यानी एलिमेंट्री एजुकेशन,
फ्री देने के लिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ भी फ्री देने की बात की गई थी। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्लास उसको कंपलसरी फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो ये ध्यान रखना, आरटी एक्ट 2009 का है, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में आया। ठीक है, एज क्या है 6 से 14 साल बच्चे, यहाँ बना दिया फंडामेंटल राइट और फ्री, यहाँ पे फ्री की बात की गई थी। तो ये है क्लास सारा का सारा। आई होप शुरू के 4 चैप्टर कंप्लीटली यहाँ पे क्लास मैंने आपको रिवीजन कराया। अब तुम्हें जो करना है घर पे, अगली क्लास में, कल की क्लास से पहले ये पूरा का पूरा लर्न करना, सारे डेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ लिख के रख लेना क्लास एक छोटे से पेज पे, ताकि बिफोर एग्जाम आप सिर्फ उन पॉइंट्स को देखकर जा सको। अगर आपको थोड़ा भी मेरी मेहनत दिख रही है इस टाइम एग्जाम टाइम पे, प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। दिन रात सुबह शाम सिर्फ आपके लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ छूट ना जाए। आपका पहला पेपर है क्लास इको का, फिर अकाउंट्स में भी ऐसे ही करूंगा और इससे ज़्यादा मेहनत करूंगा, बीएसटी में भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करा करो वीडियो को, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो आराम से यूट्यूब पहुंच जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, मैं आपके साथ लास्ट डेट तक खड़ा रहूंगा, प्रॉमिस है मेरा, लेकिन आप सबका प्यार सपोर्ट जरूर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।